इकोनॉमिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी श्रीमती प्रतिभा बालियान जी फाइनेंस के क्षेत्र में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने 28 वर्षों के वृहद अनुभव और कार्यकुशलता के साथ उन्होंने बैंकिंग फील्ड में अपना अलग और ख़ास मुकाम हासिल किया है। आईसीआईसीआई ग्रुप में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए उन्होंने पैन इंडिया रिकॉग्निशन अर्जित की है। बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में एक्सपर्ट एक्स बैंकर श्रीमती प्रतिभा बालियान जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति डेडिकेटेड रहते हुए 20 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेटर स्पीकर और बहुत से एमएसएमई प्रोजेक्ट्स में कार्यरत श्रीमती प्रतिभा बालियान जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार मित्रों, प्रतिभा बालियान के साथ आज बिजनेस पाठशाला में आप सभी जानेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की महिलाओं के लिए ऐसी बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं। यूँ तो नारी सशक्तिकरण को लेकर भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ढेर सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी पहल हैं, मिशन शक्ति, शक्ति स्वरूपा और ढेर सारी समानता का अधिकार। लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर गवर्नमेंट के वो इनिशिएटिव देखेंगे जो स्पेसिफाइड उन महिलाओं के लिए हैं। नंबर 1 जो रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है। सेकंड जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन हाउसवाइफ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको और ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जननी पर काम करता है, उज्ज्वला पर काम करता है, एजुकेशन पर काम करता है, कुपोषण पर काम करता है, उनके सर्वांगीण विकास पर काम करता है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हम उन पर चर्चा करेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये एक सुनहरा मौका है उन ग्रामीण महिलाओं के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? क्या होता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सी वुमेन है जो आती है? ए वुमन एंटरप्रेन्योर इज एन एंटरप्राइजेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए वुमन। एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा वाणिज्यिक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक ऐसा सेटअप जो ओन किया जाता हो महिला के द्वारा और कंट्रोल भी किया जाता हो एक विमेन के द्वारा। An entrepreneur having 51% of the capital and the employment to the woman। एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जहां पर 51% यानी कि आधे से ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयमेंट हो और वुमेन सर्विसेज में हो। नंबर 3, वुमेन एंटरप्राइजेज आर प्लेइंग ए प्रोमिनेंट रोल इन सोसाइटी एंड इन द कंट्री। जो वुमेन एंटरप्राइजेज हैं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में एक प्रोमिनेंट, एक स्थायी स्तंभ के रूप में एक अपना निर्वाह करता है, एक रोल अदा करता है। द इंक्रीजिंग ऑफ वुमेन एज एंटरप्रेन्योर हैज लेड टू सिग्निफिकेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर देखा जाए तो एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट ग्रोथ लेके आया है बिजनेस के मामले में वुमेन एंटरप्रेन्योर के जरिए, ब्रिंगिंग इन डेमोग्राफिक शिफ्ट एंड इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन फाउंडर्स। अगर देखा जाए तो जो ये रेशियो हैं, जो रिजल्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी कि एक भौगोलिक स्थिति को एक दर्शाना, एक शिफ्ट, हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। जैसे एक दौर होता था जब वुमेन का घर से निकलना, बाहर निकलना मुश्किल होता था और आज विमेन इंडिया को रूल करती है। अगर हम यहाँ पे यूपी में हैं तो अगर हम एग्जांपल लें, हमारे गवर्नर फीमेल हैं, हमारे जो महापौर हैं वो फीमेल थी और अभी आगामी
भी महापौर हैं वो फीमेल हैं। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रही हैं फीमेल। आज के टाइम में हमारी राष्ट्रपति जी भारत की फीमेल हैं। अगर हम बात करें, अभी इसरो ने जो चंद्रयान 3 पे काम किया है, उसमें जो साइंटिस्ट थी तो वो वीमेन है। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट कि कहाँ पर्दे के पीछे घर में घुसे हुए और कहाँ कदम से कदम मिलाकर, ये तो मैं ऐसे डेवलपमेंट की बात बता रही जो शिखर पर है, बट देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स लाइक इन अगर आप ब्यूटी में करें तो शहनाज हुसैन, अगर आप बिजनेस में करें तो देयर आर सो मैनी नेम्स जो बेहतर तरीके से एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रही हैं। सिनेरियो ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज। आइए देखते हैं क्या सीन बनता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। मोस्ट स्प्रिंटर्स फेस डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेज। इसमें से अधिकतर को प्रॉब्लम होती है, बेसिकली इन लोगों को फंड्स की बहुत दिक्कत होती है, फंड मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन विद लिटिल और नो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंटर इनटू द बिजनेस फील्ड। ये एक लार्ज नंबर होता है महिलाओं का जो बिना एजुकेशन और ट्रेनिंग के बिजनेस फील्ड में एंटर करता है। यानी कि ये वो महिलाएं होती है रूरल एरिया से जो एक मैन पावर की तरह तो यूज की जा सकती है, लेकिन इनको ना कोई एजुकेशन होता, ना कोई ट्रेनिंग होता। ग्रेजुअली इनको सिखाना, इनको समझाना, इनको बेसिक्स चीज़ों के लिए काम कराना काफ़ी टफ होता है। सिनेरियो ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज, अगेन हम देखेंगे कि मैनी वुमेन बिकम एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी। ये अगर देखा जाए तो इनको इनकम का आवश्यकता होती है, अर्थ कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए ये इस बिजनेस में एंटर करती है, ना कि बाय चॉइस। वुमेन्स सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क इज द कोच फॉर द सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ। दरअसल जो बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर होती है, उनका जो हार्ड वर्क होता है और उनकी सिंसियरिटी जो होती है वो सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ को लेकर जबरदस्त काम करती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर आर सिक्योरिटी ओरिएंटेड रादर देन ग्रोथ ओरिएंटेड। जो वुमेन्स होती हैं, जिस एरिया में वो काम करती हैं जहाँ पर, तो वहाँ उनको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी खुद की, सिक्योरिटी फैमिली की, सिक्योरिटी जॉब की, रादर देन वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले ग्रोथ के लिए। वो एक जगह सेटल इसलिए रहना चाहती है जहाँ पर उनको सिक्योरिटी जोन फील होता है। मोस्ट वुमेन प्रिफर स्टेबलाइजेशन ऑफ इनकम एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ज़्यादातर महिलाओं का जो एक व्यवहार होता है या जो रुख होता है, वो होता है कि ये मिनिमम रिस्क चाहती हैं और अधिक से अधिक स्टेबल होना चाहती हैं, यानी कि एक ही जगह पर काम करना चाहती हैं। बिजनेस एंटरप्राइजेज ऑफ वुमेन लैक वर्किंग कैपिटल, दिस कोज लो प्रॉफिट मार्जिन। जो बिजनेस एंटरप्राइजेज वुमेन्स का होता है वो बहुत कम वर्किंग कैपिटल से शुरू होता है और दिस कोज लोस्ट प्रॉफिट मार्जिन। जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी इनका काफ़ी कम होता है। ग्रोथ ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। आइए देखते हैं कि हमारे भारत में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की ग्रोथ क्या है। 15th मिलियन वुमेन ओन बिजनेस इन दिस कंट्री। 15 मिलियंस वुमेन ने हमारे बिजनेस को ओन किया है, कहीं ना कहीं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। ओवर द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 14 to 20% वुमेन इंक्रीज इन बिजनेस। पहले सिर्फ महिलाएं सर्विस करती थी, 9 से 5 जाके काम करके आ गई, या ज़्यादातर गवर्नमेंट्स में सेलेक्ट हो गए, टीचर्स बनना पसंद करते थे। बट अभी आप देखते होंगे कि फ्लेक्सिबल्स आवर में काम करते हुए फीमेल्स शॉपकीपर्स होती हैं, एग्जीबिशंस लगाती हैं, वर्क फ्रॉम होम करती हैं। तो दे आर सो मैनी बिजनेस जो अब वुमेन एंटरप्रेन्योर उसमें इंडल्ज है। तो वो जो रेशियो है पिछले 10 सालों में वो 14 to 20% इंक्रीज हुआ है, यानी कि 6% इंक्रीमेंट इस रेशियो में आया है। दीज आर मेजोरिटी इन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रैवल, सास, ब्यूटी एंड फाइनेंस। अगर हम बात करें, जो मेजोरिटी लोग हैं, जो फीमेल्स हैं, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है। एग्रीकल्चर में जैसे आपको खेत में
धान की बुआई करना, गेहूं की कटाई करना, फसलों की सफाई करना, अरहर की सफाई करना, दलहनों की सफाइयाँ करना, पौध लगाना, पानी लगाना, वहाँ पर छटाई, कटाई, बिवाई करना, उसके अलावा एग्रीकल्चरल फूड की पैकेजिंग करना और फूड प्रोसेसिंग के रेशियो में भी काफ़ी अच्छा इनका योगदान है। अब देहात से डायरेक्ट बहुत सारी जगहों पर सप्लाई होने लगी है, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, डिजिटाइजेशन के चलते अमेज़न, बहुत सारे ग्रोसरी फूड, ब्लिंकिट्स ऐसे देहात से डायरेक्ट रूरल एरिया से प्रोडक्ट्स को उठाते हैं। तो ऐसों की प्रोसेसिंग करना, मैनेज करना, पैकेजिंग करना, इस बिज़नेस में भी ये लोग आए हैं। फूड प्रोसेसिंग के ज़रिए जैसे पिकल बनाना, मिलेट्स को तैयार करना, क्लीन करके रखना, भून के रखना, प्रेस मड ऑयल निकालना, निकलवा के रखना, पिकल बनाना, मुरब्बा बनाना, मसाले पीस के रखना, इस तरीके के फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में भी ये लोग हैं। ट्रैवल, आजकल ट्रैवल बिजनेस में यानी कि कुछ ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स को लेके चलना या ट्रैवलिंग गाइड के रूप में काम करना, ब्यूटी के रूप में काम करना। आपने देखा होगा ढेर सारी जगहों पर एज एन ब्यूटिशियन महिलाएं काम करती हैं। और फाइनेंस के क्षेत्र में यानी कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, इन सब एरियाज में भी आपकी एफडीज, पोस्ट ऑफिस, समूह, इन सब को लेकर भी फीमेल एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रही है। शेयर ऑफ रूरल इंडिया इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, हम देखते हैं कि क्या शेयरिंग है विमेन की हमारे रूरल इंडिया में जो उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की है। 13.76% ऑफ द टोटल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आर इन इंडिया। हमारे यहाँ अगर हम एज ए टोटल बात करें तो अभी भी 13.76% जो है वो टोटल विमेन है। 8.05 मिलियन आउट ऑफ द टोटल 58.5 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स। अगर हम बात करें कि 58 में से 8 पॉइंट हमारे इतने मिलियन आउट ऑफ द टोटल में एंटरप्रेन्योर हैं जो फीमेल हैं। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 13.45 मिलियन पीपल, जो देती है 13.45 मिलियन लोगों को रोजगार दिया जाता है। आंकड़े कहते हैं कि 2.76 मिलियन वर्सेस 226.6 लाख वर्क इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हमारा अगर देखा जाए तो 27.6 लाख में 2.76 अगर एज ए होल है, उसमें से 27.6 लाख जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क करता है, यानी कि इन टोटल 34.3% एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हमारा रूरल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। 5.29 मिलियंस की अगर बात करें तो इसमें 52.9 लाख फीमेल्स वर्क इन नॉन एग्रीकल्चरल, यानी कि 65.7% हमारी नॉन एग्रीकल्चरल में काम करती है, जैसे पापड़ बनाना, सिवई बनाना, सिलाइयाँ करना, कढ़ाइयाँ करना, पैकेजिंग करना, जरदोजी का काम करना, जूते बनाना, बैग्स बनाना, इस तरीके के सेक्टर्स में काम करती हैं। आगे हम चलते हैं, देखते हैं इन दिस एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक शेयर ऑफ 31.6% अमंग ऑल द फार्मिंग एक्टिविटी। जितना भी इनके पास 31.6% का जो भी लाइव स्टॉक शेयर होता है वो इनके पास फार्मिंग से आता है, यानी कि रूरल एरिया है तो फार्मिंग है, फार्म से निकले हुए प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट का जो लाइव स्टॉक होता है 31.6% में ये लाइव स्टॉक उस तरीके से काम करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल ट्रेड आर डोमिनेंट वंस 29.8 एंड 17.8 रेस्पेक्टिवली। अगर हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल ट्रेड की बात करें तो वो ग्रेजुअली कैसे डोमिनेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट इज द 29.8 एंड रिटेल ट्रेड इज द 17.8% काम करता है। तमिलनाडु में ये रेशियो थोड़ा अलग है, 13.51 एंड केरला में 11.35। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल ट्रेड में आंध्र प्रदेश में ये हमारा रेशियो है 10.56 और वेस्ट बंगाल में है हमारा 10.33 एंड महाराष्ट्र में यही रेशियो 8.25% जाता है। अब ये इस तरीके का शेयर है हमारी रूरल इंडिया में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में। चैलेंज बिफोर वुमेन एंटरप्रेन्योर,
अब ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स के सामने। फीवर सेक्टर आर वुमेन फ्रेंडली। अगर हम देखते हैं कि कुछ सेक्टर जो है हमारे महिलाओं के फ्रेंडली होते हैं, वो एनवायरनमेंट उनका ऐसा होता है कि वहाँ पे फीमेल काम करना कंफर्टेबल समझती है या बेहतर तरीके से काम कर सकती है। वो कौन से सेक्टर्स हैं? आइए हम उनको देखते हैं और उनको फीमेल को काम करते हुए किस-किस तरीके के चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ता है और उन चैलेंजेस से बाहर आना पड़ता है। बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन फैमिली एंड बिज़नेस। इन लोगों को जो महिलाएँ होती हैं, चाहे वो सिटी से हों, चाहे वो रूरल से हों, ओवरऑल रूरल वाली फीमेल्स को थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा, बिकॉज़ वहाँ पे अवेयरनेस का लेवल एंड पुरुषों का साथ थोड़ा कुछ मामलों में कहीं-कहीं कम मिलता है। बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस करती हैं बिटवीन फैमिली एंड बिजनेस, बिजनेस और फैमिली में। लैक ऑफ सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इन लोगों को सोशल सपोर्ट कम होता है क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के कंधे पर होती है। अगर ये काम करके आते हैं तो सोच होती है परिवार की और समाज की कि ये मैक्सिमम काम करें, मैक्सिमम सपोर्ट करें, मैक्सिमम कितना भी बड़ा बर्डन हो ये इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है रेदर देन पुरुषों से। और इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी कम मिलता है अपार्ट फ्रॉम लाइक द एजुकेशन। एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट्स होता है वहाँ भी इनको ये सिस्टम और सपोर्ट कम मिलता है। प्रेशर टू स्टिक टू द ट्रेडिशनल जेंडर रोल। और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो महिलाओं का पुराना काम है उस पुराने काम पे टिका रहना, यानी कि जो उनका रोल था खाना पकाना और घर में रहना, शांति से रहना, छुप के रहना, नहीं बोलना, अपनी बात नहीं कहना, आगे नहीं बढ़ना। अगर भूख भी है, आवश्यकता भी है, अगर पुरुष पूरा नहीं कर पा रहा है, घर के बाकी लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, महिला कैपेबल होने के बाद भी अपनी इच्छा से या बाकी लोगों के सपोर्ट से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि ये एक प्रेशर होता है। पुअर फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। अगर देखा जाए महिलाओं के लिए बहुत पुअर फंडिंग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू प्रोफेशनल नेटवर्क, क्योंकि महिलाएं बाहर जाती नहीं, ट्रैवल करती नहीं, लोगों से मिलती नहीं, सोशल नेटवर्क होता नहीं, इस तरीके से इनसे प्रोफेशनल लोगों का टच भी इनके साथ नहीं हो पाता। लिमिटेड मोबिलिटी, बाहर आना जाना लिमिटेड होता है। आपने देखा होगा एक बॉय होता है या एक पुरुष होता है, शाम के टाइम चबूतरे पे खड़ा हो जाएगा, बाहर कहीं खड़ा हो जाएगा, पान खाने चला जाएगा, चौपाल में चला जाएगा, लेकिन महिलाओं महिलाओं के लिए ये सब प्रतिबंधित होता है। तो उनकी लिमिटेड मोबिलिटी होने के कारण उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। लैक ऑफ एजुकेशन, इन लोगों का एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए इनको बहुत सारी चीज़ों की परेशानियां उठानी पड़ती है। अब हम देखेंगे सोशल कंस्ट्रक्ट। सेफ्टी कंसर्न, लो रिस्क बियरिंग एबिलिटी, स्टिफ कंपटीशन, लैक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट, लिमिटेड इंडस्ट्री नॉलेज, मिसिंग रोल मॉडल। एक्चुअली अगर हम और कई सारे चैलेंजेस अगर देखते हैं, पहले आता है सोशल कंस्ट्रक्शन ही हमारा इस तरीके का है कि जहाँ पर हमें बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ता है। सेफ्टी कंसर्न है बहुत बड़ा, और महिलाओं के अंदर रिस्क लेने की क्षमता काफ़ी कम होती है। लैक ऑफ एन एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट, चूँकि एक उस एनवायरनमेंट में कभी वो रहे नहीं हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर फीलिंग उनके अंदर आए। लिमिटेड इंडस्ट्री नॉलेज, उनके अंदर इंडस्ट्री की नॉलेज बहुत लिमिटेड होती है। मिसिंग रोल मॉडल्स, उनकी लाइफ में कोई रोल मॉडल नहीं होते ताकि वो उनकी तरह बन के आगे बढ़ सके। इम्पैक्ट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज, इन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है विमेन एंटरप्रेन्योर पर रूरल एरियाज में। इट हैज़ ए ब्रॉड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इन रूरल फैमिलीज एंड विलेज टू। एक्चुअली अगर विमेन एंटरप्रेन्योर होती है तो ये बहुत ही व्यापक आर्थिक रूप से प्रभाव डालता है ग्रामीण क्षेत्र की फैमिली और गांव में। द ग्रोथ ऑफ जॉब क्रिएशन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड द वेल्थ क्रिएशन। अगर हम बात करें तो जॉब क्रिएट होती हैं, जब महिलाएं काम करती है तो उन्हें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 मैन पावर लगते हैं। प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और इससे पूंजी का निर्माण होता है, वेल्थ क्रिएट होती है। इट एनहेंस द एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमिक एसेट्स, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंड करता है इकोनॉमिक एसेट्स को ये बढ़ावा देता है। इट लीड टू लेस इनक्वेबिलिटी इन द पॉपुलेशन, अगर देखा जाए ये
कम करता है, जो पॉपुलेशन में इक्वेबिलिटी को कम करता है। दैट्स आल्सो गुड पॉइंट, पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं मैनेज करने का काम करता है। इंक्रीज इन अवेयरनेस विद द लोकल वुमेन सक्सेस स्टोरी नियर बाय। जब निकल के जाते हैं, देखते हैं कि बगल में जो महिला काम कर रही थी या उसने क्या बेहतर किया है, जब हम उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर की जाती है तो उसका इम्पैक्ट मन पर पड़ता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हाउस होल्ड इन ऑल एस्पेक्ट। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा घर एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ता है। अदरवाइज निगेटिविटी और नकारात्मक चीज़ें घर करती हैं, लेकिन जब हम ऐसे काम करते हैं तो हमें और बेहतर तरीके से ग्रोथ के चांसेस मिलते हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन बिटवीन यंग गर्ल्स एंड फीमेल टू। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है जब लड़कियां देखती हैं कि मेरी माँ काम कर रही है, मेरी ताई काम कर रही है, मेरी चाची काम कर रही है, मोहल्ले की औरतें काम कर रही हैं, तो बेटियों में भी काम करने की हिम्मत आती है। वैल्यू ऑफ ए वुमेन एंटरप्रेन्योर इन ए हाउस होल्ड। आइए देखते हैं क्या महत्व है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का इन ए हाउस होल्ड, घर के होल्ड करने में और हाउस होल्ड में उसका क्या वैल्यू है। वुमेन एंटरप्रेन्योर आर द पाइवट ऑफ द फैमिली, दे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये तो सच है, वो एक ऐसा कगार होता है कि वो फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देता है। वुमेन एंटरप्रेन्योर आर नाउ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अब जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं वो अपने आप में सक्षम होती है, उनके पास पैसा होता है। दे बिकेम इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर्स। वो अपने आप डिसीजंस ले सकती हैं। दे आर नाउ अपब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर विश। वो अपने बच्चों को अपने तरीके से पाल सकती हैं। दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के अंदर क्वालिटी एजुकेशन दे सकती हैं। दे अपग्रेडेड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड टू देयर फैमिली मेंबर्स। वो अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड दे सकती हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। Participation of economic and women entrepreneur in the growth of the country, women entrepreneur shaping the future of India। अगर देखा जाए जो विमेन है, एंटरप्रेन्योर है, वो फ्यूचर को शेप करती है इंडिया के। किस तरीके से? अबाउट 20.37% ऑफ द MSME इंडस्ट्री इन इंडिया इज मेड ऑफ वुमेन लेड बिजनेस। एक्चुअली अगर देखा जाए तो MSME का हमारा 20.37% जो बिजनेस है वो महिलाओं के द्वारा रन किया गया है। वुमेन लेड बिजनेस एम्प्लॉय अबाउट 23.3% ऑफ द लेबर पॉपुलेशन। इसमें हमारी जो लेबर पॉपुलेशन होती है वो 23.3% लगती है। बिटवीन 13.5 एंड 15.7 मिलियन बिजनेस आर ओन्ड बाय विमेन। वुमेन लेड बिजनेस हायर बिटवीन 22 एंड 27 मिलियन इंडिविजुअल। ये हमारा रेशियो है जो इम्पैक्ट करता है, वैल्यू करता है और भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाता है। ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल इंडिया। हम बात करते हैं कि क्या नई अपॉर्चुनिटी ओपन होती है एंटरप्रेन्योर्स की हमारे रूरल एरियाज में। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन बिजनेस। एक तो अपॉर्चुनिटी होती है बिजनेस बेस्ड, किसी भी बिजनेस में और अपॉर्चुनिटी एक बंदी एक कहीं फीमेल काम कर रही है, उसका एक्सपीरियंस होता है तो उसको सेकंड एज ए लीडरशिप, एज ए सुपरवाइजरशिप के लिए ले लिया जाता है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, एडिशनल सब्सिडीज मिलती हैं, लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलते हैं, इजी लोन, कोलेक्ट्रल फ्री लोन्स मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड स्कीम्स होती हैं। अगर हम देखें कि इनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो एडिशनल सब्सिडीज फीमेल्स को, स्पेशली रूरल एरिया में अगर ये कोई भी अपना यूनिट लगाती हैं या एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर काम करती हैं तो इनको सब्सिडीज एडिशनल होती हैं। इनके इंटरेस्ट रेट बहुत लो होते हैं, बहुत आसानी से इनको लोन मिल जाता है। कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है, जो कलेक्ट करने वाला एक फ्री लोन होता है जिसमें इंटरेस्ट वापस नहीं देना होता, वो इनको मिल जाता है। एंड स्पेशलाइज्ड स्कीम, और इनकी ना स्पेशलाइज्ड स्कीम होती है। नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, इनका ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट में प्रायोरिटी टू वुमेन क्लस्टरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, इसमें वुमेन को प्रायोरिटी दी जाती है, क्लस्टरिंग किया जाता है और प्रोग्राम को स्पेशलाइज किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन, अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से क्रिएट की जाती हैं एसोसिएशन के द्वारा? बैंक्स, एनजीओ, CSR फंड, लीड इनिशिएटिव। अगर हम देखें तो ये एसोसिएशन किस तरीके से करता है? बैंक से करता है, एनजीओ से करता है, CSR फंड से करता है। इस तरीके के इनिशिएटिव से ये
काम करता है। ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज, अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है? बीसी सखी, एनआरएलएम ग्रुप्स, ये बीसी सखी एक इनकी योजना है, उसके थ्रू सखियां बनाकर इनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाती है। एनआरएलएम ग्रुप्स होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जो चेकअप्स के लिए जाते हैं। मिड डे मील, जो आंगनबाड़ी का खाना बनता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में महिलाओं की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज भरने की, जाने की, जमा करने की। हेल्थ सेक्टर में, एमएसएमई में, खादी में, कोर ब्रॉड में, स्पाइस बोर्ड में, फिशरीज में, हनी बीज कीपिंग में। तो ये इतनी सारी योजनाएं हैं जिनमें महिलाएं काम कर सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम। अपॉर्चुनिटी किस तरीके से क्रिएट की जाती है ट्रेनिंग प्रोग्राम में? स्किल ट्रेनिंग देकर एंड डीडीयू जेकेवाई। अगर देखा जाए तो स्किल ट्रेनिंग में जो भारत सरकार एंड कौशल विकास की योजनाएं होती हैं, जन शिक्षण संस्थान के द्वारा दिया जाता है, दूरदर्शन के साथ दिया जाता है, और इनको गांधी उद्योग से भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया जाता है। पॉसिबिलिटीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये क्या क्या कर सकती हैं? कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पैसे से पैसा बढ़ा सकती है। रीजनल डेवलपमेंट, एक पर्टिकुलर एरिया का, जिस भी रूरल एरिया में बिजनेस वीमेन एंटरप्रेन्योर होंगी वहाँ का एक रीजनल डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, वहाँ की कंडीशंस लिविंग बढ़ जाएंगी। प्रोडक्शन शेड्यूल, वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पॉवर्टी रिडक्शन, वहाँ की गरीबी मिट जाएगी। रिड्यूस रूरल अर्बन इनकम, अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण और शहरी इनकम का गैप है वो कम हो जाएगा। इंक्रीज लिटरेसी रेट, वो लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। बिकम ए सोशल चेंज एजेंट, ये एक तरीके से एक सोसाइटी को बदलने वाले एजेंट का काम करेंगी। चेंजिंग माइंडसेट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज, आज की डेट में माइंडसेट भी चेंज हो गया है वुमेन का रूरल एरिया में। ट्रेडिशनली माइंडसेट ऑफ जेंडर रोल्स, अगर देखा जाए तो किस तरीके का जेंडर का रोल का माइंडसेट है। दे आर अलाउड टू स्टार्ट बिजनेस, वो अब बिजनेस करने के लिए उन्हें परमिशंस होती हैं। सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग फॉर पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन, अब घर और समाज भी चाहता है कि महिलाएं भी फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन रखें, यानी कि कहीं न कहीं जो घर में इनकम आ रही है उसमें योगदान दे। नाउ वुमेन आर द की डिसीजन मार्केट इन मैनी फैमिलीज, अब जो महिलाएं भी होती हैं वो बहुत सारी फैमिलीज में डिसीजन मेकर होती हैं। ड्यू टू प्रायोरिटीज गिवन टू द वुमेन दे फील एम्पावर्ड, अब जब महिलाओं को प्रायोरिटीज दी जाती है तो ऐसे में वो अपने आप को एम्पावर्ड फील करती है। फॉर गेटिंग बेनिफिट फैमिलीज केम फॉरवर्ड टू गिव द फर्स्ट नेम ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये बेनिफिट देने के लिए फैमिली को अब महिलाएं, आपका नाम एज एन एंटरप्रेन्योरशिप पहले आता है। एजुकेटेड एंड स्किल गर्ल्स एंड वुमेन आर गेटिंग एक्सेस एंड इम्पोर्टेंस, अगर देखा जाए तो जो फीमेल हैं और जो गर्ल्स हैं जो एजुकेटेड हैं उन्हें प्रेफरेंस मिल रहा है, तो ऐसे में उनको प्रिविलेज फील होता है। फाइनेंशियल इल्यूजन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरिया, क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि किस तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योर को देखा जाता है रूरल एरिया में। स्त्री शक्ति पैकेज, अगर हम देखेंगे क्या सपोर्ट मिलता है। स्त्री शक्ति पैकेज स्कीम रन बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्त्री शक्ति पैकेज जो हमारे भारत सरकार का एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई द्वारा रन की जाती है। नंबर 2, महिला उद्यम निधि स्कीम, पंजाब नेशनल बैंक स्टार्टेड द स्कीम टू मीट द जेंडर गैप इन द फाइनेंसिंग, ये महिला उद्यम निधि स्कीम पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा की गई है। उद्योगिनी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका स्कीम ऑफर्ड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक, ये जो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक जो है महिलाओं के लिए उद्योगिनी स्कीम लेकर आया है। देना शक्ति स्कीम ऑफर्ड बाय देना बैंक, देना शक्ति स्कीम भी जो हमारी है वो देना बैंक की देन है। मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप सभी ने सुना होगा कि मुद्रा योजना स्कीम के तहत महिलाओं को 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक के कुछ ऐसे अपने अपने डिफरेंट स्केल पे लोन मिलते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को रन कर सकती हैं।
फाइनेंशियल इल्यूजन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल इंडिया, अगर फिर हम देखेंगे कोलेट्रल फ्री लोन अवेल्ड एज पर 3 स्कीम्स। इन तीनों स्कीम्स में इनको कोलेट्रल फ्री लोन्स होता है। कैसे? नंबर 1 किस किस में? शिशु। जो इसकी इन स्कीम्स की 3 स्कीम्स हैं, उसमें किस तरीके से ए और बी सी इसमें कैसे-कैसे छूट मिलती है। शिशु जो सबसे पहली स्कीम होती है उसमें 50,000 फॉर बिजनेस एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पर इनको 50,000 रुपये मिलता है। किशोर 50,000 टू ₹5 लाख फॉर वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप। अगर आपका वेल एस्टेब्लिश स्टार्टअप है तो आपको 50,000 से 5 लाख तक मिलता है। तरुण ₹10 लाख टू वेल एस्टेब्लिश बिजनेस एंड हु नीड मोर फंड्स फॉर द एक्सपेंशन। ये तरुण जो है 10 लाख, अगर आपका वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है तो 10 लाख तक का अमाउंट मिलता है। भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विच ए विजन ऑफ प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एम्पावर टू द वुमेन। भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन जो है ये एक फर्स्ट अपने तरीके का एक विजन रखता है इकोनॉमिक एम्पावर टू द वुमेन। ओरिएंट महिला विकास योजना स्कीम, हमारी जो महिला विकास योजना स्कीम है प्रोवाइडेड बाय द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा चलाई गई है। अब हम बात करते हैं अन्नपूर्णा स्कीम की, ऑफर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। और हमारी है सेंट कल्याणी स्कीम, इट ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर हम बात करते हैं सिंध महिला शक्ति स्कीम, जो सिंडिकेट बैंक हैज इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। उद्यम शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एसएमएमई launched a network for nurturing social entrepreneur creating business model revolving around low cost products and service to resolve social inequities। उद्यम शक्ति जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने चलाया है ये भी महिलाओं के उत्थान के लिए है, उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। इस प्रकार से महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। ये सब क्या करती है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन रूरल एरियाज। ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो डिफरेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर को अलग अलग रूरल इंडिया में सपोर्ट करते हैं। क्या है? असिस्टेंस फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। असिस्टेंस फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, हमारे ग्रामीण के रोजगार को गारंटी स्कीम के थ्रू ये असिस्ट करती है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमारा एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP जिसको बोला जाता है। फिर हमारा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि NREGA, सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द वुमन यानी कि STEP, STEP, सपोर्ट एंड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सपोर्ट भी किया जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट भी इस प्रोग्राम्स के अंदर फीमेल के लिए किया जाता है। इन सब को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे आप गूगल कर सकते हैं और किसी भी साइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे जाकर, रूरल इंडिया की साइट पे जाकर इनके डिटेल जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। एक एक स्कीम के अंदर आपको क्या लाभ और किस तरीके से लाभ मिलता है। ये है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY ये कैसे काम करती है, आइए इसके बारे में आप जान सकते हैं। ये ग्राम में स्पेशली अपने को रोजगार देने के लिए काम किया जाता है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जो हेल्थ इश्यूज जिनको होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की ये स्कीम काम करती है। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की PMEGP योजना के अंदर ढेर सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो रूरल में विमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देते हों। विमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म WEP, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद SIDBI हैज लॉन्च्ड ए WEP टारगेटेड एट द एग्जिस्टिंग बजट वुमेन एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन द 3 पिलर, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति एंड कर्म शक्ति। ये अलग अलग 3 पिलर्स पर लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SIDBI के साथ महिलाओं के लिए लॉन्च की है स्कीम। नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट NRETP, हमारी ये एक नेशनल रूरल के लिए उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट है जिसपे विमेन के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए देखते हैं कि रूरल एरियाज में और क्या क्या है।
ट्रेडिशनल सेक्टर्स की हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कुछ पारंपरिक तरीके हैं बिजनेस करने के जो सदियों से होते चले आए हैं। अगर हम विमेन एंटरप्रेन्योर की बात करें और स्पेशली रूरल्स एरिया में, तो उन्होंने उन्हीं को कैच किया है जो सदियों से होता चला है, चाहे उनको पुरुष करे या महिला। अब हम इन पे सबसे पहले जाएंगे कि रूरल इंडिया में हमें क्या उपलब्ध है। वो है हमें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग, फार्म से रिलेटेड बिजनेस। अगर हम फार्म से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में हमारा आता है मिट्टी को तैयार करना, सोयल टेस्टिंग, सोयल प्रिपरेशन, देन सीड उसमें एंटर करना, बीज रोपण, पौधा रोपण, फिर उसकी सिंचाई, फिर सिंचाई के बाद उसका डेवलपमेंट, उसकी केयर, पेस्टिसाइड्स या उर्वरक खादों से उसका डेवलपमेंट के बाद फसल के तैयार होने के बाद उसकी कटाई, ये भी एक वर्क लगता है। कटाई के बाद उसका सफाई के बाद उसका भंडारण के साथ साथ अगर वो एक्सेस है लाइव स्टॉक के अलावा उसकी सेलिंग के लिए उसको पैकिंग करना, पैकेजिंग बनाना, सेल करना, मार्केट में रेट तय करना, मार्केटिंग करना, उसकी यूनिक फीचर को बताना, एंड तक जाके या मंडी में एक बार दे के आना। अगर डिजिटल इंडिया के साथ काम कर रहे हैं तो डिजिटली अपने प्रोडक्ट की यूनिक फीचर्स को बता के उसको ग्रोथ देना। तो इतना सारा काम ट्रेडिशनल तरीके से था, लेकिन उसे नई तरीके से करके रूरल से भी लेडीज काम कर रही हैं। जैसे मिलेट्स पे आजकल बहुत काम हो रहा है। डिजिटल में अगर लेके चले तो एग्रीकल्चर का ये प्रोडक्ट है, हनी है, दूर दूर तक जाता है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ही हमारा पशुपालन भी है, क्योंकि वो पशु होंगे जो खेत में काम करेंगे या खेत से जो चारा आएगा तो उनको मिलेगा। ग्रामीण अंचल में ये भी एक काम बड़ा होता है। उससे जो निकाला हुआ दूध होता है या शीप होती है तो उनसे ऊल निकलती है। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पैदा होती हैं। अगर हम फिशरीज की बात करें तो हमारे पॉन्ड्स में फिशरीज होती हैं, सिंगाड़े होते हैं, जूट पैदा होती है, जूट से बने हुए प्रोडक्ट फिर दूर दूर तक जाते हैं, थ्रेड बनता है, रस्सियां बनती हैं, चारपाइयाँ बनती हैं, और हार्ड जो उनका मटेरियल होता है उससे टोकरी बनती है। अगर हम और अलग अलग चीज़ों की बात करें तो क्राफ्ट से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें बनती हैं। अब हमारी बात आती है चाइल्ड केयर की। चाइल्ड केयर में बिफोर सबसे पहले एक स्टेप आता है मदर केयर, क्योंकि एक स्वस्थ गर्भ में ही स्वस्थ बच्चा निवास कर सकता है। तो सबसे पहले हमें मदर की हेल्थ को देखना होगा। मदर की हेल्थ अगर प्रॉपर होगी तो उसके लिए आपने देखा होगा एनआरएलएम की बहुत सारी महिलाएं गांव-गांव घूमती रहती हैं कि महिला को स्वस्थ टीका लगे, वो कुपोषण का शिकार ना हो, बच्चे की केयर वो कैसे करें। कई बार तो बहुत कम उम्र में महिलाएं माँ बन जाती है, अवेयरनेस नहीं होती, तो उसको माँ बनना कैसे सिखाया जाए, एक बेहतर परवरिश वो कैसे दे सकती है, वो चेतनता, वो अवेयरनेस, वो जागरूकता उसके अंदर पैदा करना, उसे एजुकेट करना, ये भी एक जॉब है। उसके बाद जो बच्चे का प्रजनन होना है, एट द टाइम ऑफ प्रजनन, क्योंकि कई बार देहात में बहुत सारी मौतें, मृत्यु दर अधिक इसलिए हो जाती हैं, जो अभी कम हो चुकी है जब से भारत सरकार की जननी प्रसूता योजना चल गई है, वरना तो ज़्यादातर डिलीवरीज घरों में हो जाती थी। हाइजीन प्रैक्टिस ना होने के कारण, या कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, या कोई ऐसी बॉडी का ऑर्गन फट जाने के कारण, एक्सेसिवली पोस्ट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हो जाने के कारण बच्चा और माँ में से कई बार कम बच पाता था, जो मृत्यु दर ज़्यादा होती थी। तो ये भी एक चाइल्ड केयर है, क्योंकि माँ है तभी चाइल्ड की केयर हो सकती है। ऐसे में प्रॉपर उसको रिपोर्ट करना, टाइमली टीके लगवाना, टाइमली डिलीवरी के लिए ले जाना, एक स्वस्थ प्रजनन करना, और उसके बाद जो उसके 6 और 7 डेज़ है, स्तनपान कराना, क्या उसे खिलाना है, 6 महीने के बाद कैसे फीडिंग करानी है, कैसे दूध पिलाना है, कैसे डकार दिलाना है, कैसे क्लीनलीनेस रखनी है, और जब बच्चा छोटा है और फीडिंग कर रहा है तो आप क्या खाएं, आप किन किन चीज़ों का ध्यान दें। अगर आपको शारीरिक कोई कमजोरी है या आपके साथ कोई ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है प्रजनन करते समय जिससे आपका शरीर कमजोर है, तो उन सब सावधानियों को ध्यान में देना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कुछ इस तरीके से भी कराया जाता है, जिससे महिला का शरीर जब 6 महीने शुरू में निर्बल होता है तो उस पे असर डालता है। अगर उस पे असर होगा तो बच्चे पे भी असर होगा। तो ये सारी प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट देता है, जो जागरूकता के साथ-साथ महिलाओं को सर्विसेज़ दे रहा है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ हेल्पर्स हैं जो इस तरीके की
लोगों को चीजें बता रहे हैं। हाउस होल्ड सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज में घर के काम, साफ सफाई, बिस्तर बनाना, तैयार करना, कपास से सूत तैयार करना, सूत से रजाई तैयार करना, आपके गद्दे तैयार करना, बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड मटेरियल तैयार करना, जिससे टंकियां अनाजों की तैयार करना, उनको संभालना, लाइव स्टॉक रखना, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हाउस सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज में आती है। आर्ट क्राफ्ट, वूल, वेस्ट मटेरियल, कोर लाइक मूंज, पेपर, काउडंग। हाँ, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। अभी आपने देखा होगा, अब रूरल इंडिया में जो मिरर वर्क होता है, जो मड वर्क होता है, जो टैप्टिक वर्क होता है, उसे इस तरीके से आर्ट के फॉर्म में बनाकर विदेशों में बड़ी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। बड़ी बड़ी गाय के गोबर की बनी हुई पेंटिंग बहुत हाई कॉस्ट पर जा रही हैं। वेस्ट मटेरियल जो होता था, जो दरवाजे और खिड़कियां होते थे, बड़े बड़े होटलों में एंटीक के रूप में काम आ रहे हैं। क्राफ्ट और वूल, डिफरेंट तरीके से आप देखिए कि जो वूल होती है, जानवरों से निकली हुई वूल हो, या फिर आपके पास जो रेडीमेड वूल आती है, उससे आप किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके अपने हाथों से बना के प्रोडक्ट उसे सेल कर सकते हैं, कैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैन पावर ज्यादा है। कढ़ाई आप कर सकते हैं, क्राफ्ट वर्क आप कर सकते हैं, हैंड वर्क आप सिखा सकते हैं, ग्लास में आप काम कर सकते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स, गारमेंट्स के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो रूरल एरिया में काम कराना, चूंकि मैन पावर ज़्यादा सस्ती है, समय ज़्यादा है, और हुनर उनके अंदर अगर स्किल ट्रेनिंग देकर पैदा किया जाए तो वो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। ये नए एवेन्यूज आए हैं। अब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री क्या कर रही है कि रूरल एरिया के इन लोगों को ट्रेंड करके स्किल इंडिया के जरिए, या बहुत सारी गवर्नमेंट की अभी आपने स्कीम्स देखी, सास हैं, एंड जो आपको एक अच्छे बेहतर तरीके से ट्रेंड कर देती हो। ट्रेंड करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, आप काम करते हैं, और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के क्षेत्र में भी आप काम करके आगे, टाई एंड डाई है, मैन्युफैक्चरिंग है, कलरिंग है, पेंटिंग है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। पोट्री एंड टॉय मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, पोट्री के लिए भी कुम्हार का काम। बेसिकली आज आप देखो कि मिट्टी के बर्तन प्रचलन में है, कुकर, मिट्टी का फ्रिज, मिट्टी का घड़ा, बर्तन, टिफिन, डोंगा, भगोना, तवा, बिकॉज ड्यू टू हेल्थ, लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए, स्पेशली कोरोना के बाद, तो मिट्टी के बर्तन में खाना पसंद कर रहे हैं। अगर उनके मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनकी बहुत बेहतर तरीके से देखभाल, और देखभाल के साथ अगर उनको अच्छी तरीके से उनकी सेल की जाए, तो ये एक बहुत अच्छा आयाम साबित होता है, और ये एक नया एवेन्यू है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर यूज कर सकती हैं रूरल इंडिया की अपनी बेहतरी के लिए। अब हम बात करते हैं, और हमारे पास दो सेक्टर और हैं जो इमर्जिंग सेक्टर कहलाते हैं। इमर्जिंग सेक्टर्स हमारे हैं फूड, फूड प्रोसेसिंग एंड बेवरेज। फूड यूजुअली जो हम खाते हैं, लेकिन क्या हम रूरल इंडिया में पका हुआ फूड कहीं सेल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का फ्रेश खाना खाता है। हाँ, हम ग्रोसरीज को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हम आटा पीस के मैनेज कर सकते हैं, हम दालों के मिक्स चिलास के लिए, हम अपने डोसाज के लिए पिसा हुआ आइटम, फ्रेश आइटम तैयार करके भेज सकते हैं। फूड को हम प्रोसेस करके दे सकते हैं, पिकल बना सकते हैं, शहद में हम कुछ चीज़ें तैयार करके भेज सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का कट करके हम मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे मसालों को हम रोस्टेड करके दे सकते हैं, मसालों को हम पीस के दे सकते हैं, हम पीने वाले पदार्थों को बना सकते हैं जिनका कुछ लाइफ स्पैन कम या ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके से ये सेक्टर ऐसे हैं कि जिनमें हम बहुत गाँव में ज़्यादा तादाद में, अगर हम सॉस बनाने की बात करें, जैम जेली बनाने की बात करें, हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रूट फॉर्म से बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। हमारे पास खुली जगह भी होती है, हमारे पास मैन पावर भी होता है, और अगर हम उनको स्किल ट्रेनिंग देने के बाद, हाइजीन ट्रेनिंग देने के बाद ये काम कराते हैं, तो बेहतर रिजल्ट की संभावना होती है। इको फ्रेंडली एंड बायो फ्रेंडली सेक्टर। इको फ्रेंडली जो हमारे एनवायरनमेंट को सूट करता है, पेपर बैग बनाना, थैले बनाना, कुछ ऐसे मटेरियल को यूज करके बनाना, फाइल्स के कवर बनाने जिसमें प्लास्टिक नहीं बेसिकली यूज होता है, जिसमें, और जो आप जूट के बैग बनाना, बहुत सारी ऐसी चीजें आप बना सकते हैं, दफ्ती बना सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं, जिससे
लोगों को रोजमर्रा की जरूरत भी होती बायो फ्रेंडली, जैसे अगर आप गोबर गैस प्लांट लगाना और बहुत सारी ऐसी चीजें कि आप एनवायरनमेंट को नुकसान ना करें, जो भी वेस्ट आपके पास है उसको रिसाइकल करके बेहतरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइफस्टाइल सेक्टर में जैसे जिम, योगा, आपका कंप्यूटर, आपका बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू, गुड मॉडल लुकिंग एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर जो आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा सेक्टर है। आज के दिन में, आज की डेट में हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, स्त्री हो या पुरुष, कमजोर वर्ग के हो या हाई वर्ग के, सुंदर दिखना सबकी चाहत है। कॉस्मेटिक्स को यूज करना सबकी जरूरत है, ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू फैशन, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, ड्यू टू एनी लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन बॉडी, यू नीड एनी लिक्विडिटी ऑन योर बॉडी, एनी फ्रेशनेस ऑन योर बॉडी जो आप फील करते हो। तो ऐसे में देर आर चांसेस कि आप कुछ ऐसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी रूरल एरिया में लगा सकते हैं, जिससे आप कॉस्मेटिक तैयार कर सकें बेहतर तरीके से। और ब्यूटी के क्षेत्र में जैसे आप कुछ नए आयाम दे सकें, जैसे पपाया पल्प, ऑरेंज पल्प, जो फार्मिंग से निकली हुई चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से ब्यूटी और हेल्थ में काम आ जाए, और उन प्रोडक्ट्स को अगर आप भेज दें तो ये विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, बिकॉज इसमें एक तो उनका बेसिक नॉलेज, रोजमर्रा की ट्रेडिशनल आदत के अंदर हम उन्हें बेहतर से बेहतर क्या दे सकते हैं। लेट्स से मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। आजकल मिलेट्स हैं, मिलेट्स के लिए कैसे इस मिलेट्स को बनाना चाहिए। एक मिलेट्स तैयार किया, मिलेट्स का पैकेट तैयार किया। ये मिलेट स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बेहतर है कि ओल्ड पीपल के लिए बेहतर है। इस मिलेट्स की रेसिपी में हम क्या क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसमें 2-3 मिलेट्स मिला के बनाना हो या दाल मिला के बनाना, तो क्यों ना हम एक वो पैकेट उसी तरीके का तैयार कर दें जो हमारी हेल्थ केयर में भी काम आए और हमारे जीरेट्रिक केयर में भी काम आए। तो इस तरीके की माइंडसेट, नॉलेज और आपका कोई ना कोई आप सपोर्ट सिस्टम लेकर हेल्थ को बेहतर करने वाले प्रोडक्ट को पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरर तो वो होते ही होते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं फार्मिंग में, उसके बाद उसको सेलिंग का सोच सकते हैं। तो ऐसे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज सामने से मिल सकती हैं। अब रूरल इंडिया में हम ट्रैवल और टूरिज्म के भी आने वाले कुछ चांसेस है, टेली कम्युनिकेशन के भी हैं, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के भी है। क्योंकि आजकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो दोना एंड जो खाना खाने वाली पत्तलें गांव-गांव में भी यूज होती हैं। लोकल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए भी आप घर बैठे बहुत सारी लोग चीज़ों को बेच सकते हैं। लेट्स से अगर कहीं पे ताले बिकते हैं तो आप उस एरिया में लोग ताले लेने आते हैं, और वही मार्केट आप इंटरनेशनली जाते हैं, कहीं चाकू बनते हैं, कहीं पीतल की चीज़ें बनती हैं और कहीं काँच की चीज़ें बनती हैं। तो वो सारा प्रोडक्शन होता रूरल एरिया में है, लेकिन ग्रेजुअली वो बढ़ता-बढ़ता लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है। प्रॉपर्टी को लेने, खरीदने, बेचने उसके लिए भी महिलाएँ काम कर सकती हैं। फ्यूचर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, अब हम देखेंगे कि वुमेन एंटरप्रेन्योर का रूरल एरियाज़ में फ्यूचर क्या है। इट्स estimated that over 30 millions more women own business and expected to provide 150 to 170 millions job in 2030. Share of women led enterprises will be the majority of 2030। अगर हम बात करें विमेन की, अभी वो जो है 150 से लेके 170 मिलियंस जॉब 2030 तक क्रिएट हो जाएंगी। जो वुमेन्स का शेयर होगा वो मेजोरिटी 2030 तक बहुत बढ़ जाएगा। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी, doubling of farmers income and the provision of the urban utility and various scheme in rural region will play the key role। जब हम देखेंगे कि डबलिंग ऑफ फार्मर्स का डबल हो जाना, उनकी इनकम का बढ़ जाना, और ये प्रोविजन क्रिएट करेगा अर्बन यूटिलिटी का बहुत सारी स्कीम्स के लिए जो रूरल इंडिया को सपोर्ट करती है। वी कैन कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट दैट द फ्यूचर ऑफ रूरल विमेन एंटरप्रेन्योर इज actually bright। Entrepreneur future directly showcase the nation's future। हमारी विमेन एंटरप्रेन्योर का जो रूरल एरियाज में है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और ये इनका फ्यूचर डायरेक्टली देश के फ्यूचर को
इंगित करता है। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला हमेशा आपके लिए लेकर आता है ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जो आप सभी के मन में अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा जागृत करते हैं। आप सब भी अपना बिजनेस शुरू करके एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं और साथ ही देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आज की पाठशाला में हम जानेंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। इस सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया बाइक साइलेंसर है। बाइक साइलेंसर्स को मफलर और रेजोनेटर भी कहा जाता है। इसे व्हीकल्स में साउंड प्रूफिंग के लिए लगाया जाता है और इंजन द्वारा किए गए साउंड इमिशन को भी कम करता है। मार्केट में रिएक्टिव, डिसिपेटिव और अब्जॉर्प्टिव टाइप के बाइक साइलेंसर्स हैं। आमतौर पर बाइक साइलेंसर्स को इंटरनल कंबशन इंजन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लगभग हर टू व्हीलर में यूज़ होने के कारण इनका मार्केट में बहुत स्कोप है और ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। सामान्य स्तर पर इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 900 से 1400 स्क्वायर फीट एरिया, 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, 7 से 8 मैन पावर और 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। वहीं मीडियम स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2200 से 2700 स्क्वायर फीट एरिया, 50 से 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड और 1.5 से 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस बेहतरीन बिजनेस से आप लगभग 15 से 20% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है मोटर स्टार्टर पैनल। इलेक्ट्रिक मोटर, जिसे हम मोटर कंट्रोल पैनल भी कहते हैं, ये व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक फ्यूज की तरह भी यूज किया जाता है। ये मोटर को हाई वोल्टेज ओवरलोडिंग से सेफ रखता है। मोटर स्टार्टर पैनल को इलेक्ट्रिकल वायर, एमसीबी, स्टार्टर स्विच, मीटर्स, एल्यूमिनियम या स्टील लग और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स से बनाया जाता है। मोटर के प्रॉपर स्टार्ट एंड स्टॉप फंक्शनिंग के लिए स्टार्टर पैनल लगाए जाते हैं। इस बिजनेस का मार्केट पोटेंशियल बहुत हाई है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आप सब भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। इस बिजनेस में प्रतिदिन 30 से 35 पैनल बना सकते हैं और इसके लिए 2500 से 2800 स्क्वायर फीट एरिया, 12 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, 13 से 15 मैन पावर और 31 से 36 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस शानदार बिजनेस से आप लगभग 10 से 15% प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज के सेगमेंट का अगला बिजनेस आइडिया गन मेटल बुश है। बुश एक फिक्स्ड या रिमूवेबल सिलेंड्रिकल स्लीव होती है जो 2 मेटल पार्ट्स के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। साथ ही रोटेटिंग और स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन भी कम करता है। गन मेटल बुश का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, कंप्रेसर्स और सबमर्सिबल पंप्स जैसी हर उस मशीन में किया जाता है जिनमें रोटेटिंग शाफ्ट्स होते हैं। इसीलिए मार्केट में इनकी बहुत डिमांड है। आप इस प्रॉफिटेबल बिजनेस से हर दिन 0.5 से 1 टन बुश तैयार कर सकते हैं। सामान्य स्तर पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड, 10 से 15 स्टाफ और 25 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज के सत्र का लास्ट बिजनेस आइडिया बाइसिकल असेंबली बिजनेस है। बाइसिकल एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होता है। इसे चलाने के लिए किसी भी तरह के फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये एक अच्छा इको फ्रेंडली ऑप्शन है। इसे व्हील्स, फ्रेम, सीट, हैंडल, बार्क्स, फोक, ब्रेक्स, चेन और हब आदि असेंबल करके बनाया जाता है। बाइसिकल को ट्रैवलिंग और स्पोर्ट के लिए यूज किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करके आप लगभग 15 से 20% लाभ कमा सकते हैं। इस बिजनेस में 40 से 45 पीसेस पर डे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको 5000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया,
150 से 160 किलोवाट पावर कनेक्शन, 34 से 35 मैन पावर, 72 से 75 लाख रुपए मशीन कॉस्ट, 20 से 25 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल और 92 से 100 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज़। आशा है ये सेगमेंट आपको एक सफल व्यवसायी बनने में सहायता करे। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरैक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।